अमेठी के चुनाव में स्मृति ईरानी लगातार 10 साल तक वहां सक्रिय रही हैं। बुंदेलखंड का समीकरण इस बार बदला हुआ है, वहाँ बसपा फैक्टर हावी है। तो लखनऊ का जो वोटर का मिजाज बिल्कुल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। रायबरेली में गांधी परिवार का वो गढ़ है और वहाँ उनका प्रभाव है। कुछ मुद्दों पर जरूर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला यहाँ बहुत कड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं गौरी त्रिवेदी। 5वें चरण के चुनाव में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है, जिसमें पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 13 सीटों पर बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। एक सीट कांग्रेस के पास थी। हॉट सीट की अगर हम बात करें तो लखनऊ, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन सीटों पर प्रदर्शन वैसा ही रहता है पार्टियों का कि बदलता है। 5वें चरण तक चुनाव आते आते स्थितियां किस ओर है, समीकरण क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन सभी पर विचार विमर्श के लिए हमारे साथ वो साथी पत्रकार मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स लाए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे है, लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह के लिए चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, कितना आसान? धन्यवाद गौरी। लखनऊ का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है और लखनऊ हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पहले यहाँ लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी जीतते रहे, बाद में लालजी टंडन जीते और अब पिछले 2 बार से राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। इस बार का समीकरण कुछ मुद्दों पर जरूर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला यहाँ बहुत कड़ा है। जैसे जीएसटी के मुद्दे हैं, कुछ एमएसएमई के मुद्दे हैं। हालांकि राजनाथ सिंह जब पिछला चुनाव जीते थे तो 56% मतदान वोट अकेला उन्हीं को मिल गया था, बाकी 25% मिला था समाजवादी पार्टी को और 16% वोट कांग्रेस को गए थे। इस बार के चुनावी समर में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बदलने के लिए विपक्ष को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वोटों का जो अंतर है वो इतना बड़ा साबित हो रहा है कि उसके लिए एड़ी चोटी का जोर विपक्ष को लगाना होगा। चलिए, सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। आगे रोहित जी आपसे निवेदन, आइए और कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। इस फेज में सबसे अधिक जिन 2 सीटों पर चर्चा रही है वो हैं अमेठी और रायबरेली। अंतिम दिन ये तय हुआ कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस किसे चुनाव लड़ाने जा रही है। टिकट डिक्लेयर होने से लेकर कल वोटिंग के तक अब इन सीटों पर किस तरह के समीकरण हैं? क्या कांग्रेस के लिए सीटें आसान होने जा रही हैं या मुकाबला टफ है? महेंद्र जी। रायबरेली में राहुल गांधी सोनिया जी के स्थान पर आए हैं। सोनिया जी वहाँ 25 लंबे टाइम तक वहाँ कई बार सांसद रही हैं, 5 बार सांसद रही हैं। तो वहाँ नो डाउट उनके गांधी परिवार का, या सोनिया जी नहीं रही तो उनके परिवार के लोग वहाँ रहे हैं, तो गांधी परिवार का वो गढ़ है और वहाँ उनका प्रभाव है। एक भावनात्मक सेंटीमेंट उनके साथ में है। सोनिया जी उनके नामांकन में आई राहुल जी के, और उसके बाद में चुनाव प्रचार में जो साझा सभा हुई इंडी गठबंधन की, उस गठबंधन के सभा में वो आई। उन्होंने एक जो अपील की वहाँ के लोगों से, तो वो जो भावनात्मक अपील की उसका इम्पैक्ट है। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस की उस सीट को मुश्किल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सपा के 2 विधायक वहाँ थे, उनको, एक विधायक थे मनोज पांडे, उनको अपने पाले में लाए। अमित शाह उनको पाले में लाने के लिए एक दिन उनके घर गए जब सभा थी, दोबारा फिर उनको शामिल कराने के लिए वो कार्यक्रम किया। प्रदेश की इकलौती सीट है कि जहां अमित शाह 2 बार गए हैं। तो कांग्रेस की सीट को कठिन बनाने के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार के मंत्री हैं, लगातार 5 साल तक फील्ड में रहे हैं। उनके कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि सोनिया जी 10 साल से वहाँ सांसद, पिछली जो 10 साल थी जब सत्ता में नहीं है, वो लौट करके वहाँ नहीं आई, और दिनेश प्रताप सिंह वहाँ लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। तो एक तरफा जब शुरुआत में लगता था कि वहाँ का चुनाव एक तरफा जैसे है, लेकिन अब रायबरेली का भी चुनाव एक तरफा जैसा नहीं है। क्या फाइट में राहुल हैं या उनके पास कुछ लीड दिख रही है? नहीं, अपर हैंड दिख रहे हैं। हाँ। अमेठी का चुनाव कैसा है? अमेठी के चुनाव में गांधी परिवार से 25 साल के बाद में गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति आया है, लेकिन वो भी उन्हीं के परिवार की तरह हैं। किशोरीलाल शर्मा जी लगातार उनके 40 साल से उस परिवार के साथ काम करते रहे हैं, तो उनका वहाँ एक अपना भी बेस है कि उनके कार्यकर्ताओं के सारे काम वही कराते रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी 5 साल चुनाव जब राहुल से हारी थी तब, और जो चुनाव जीत करके आई तब, लगातार 10 साल तक वहाँ सक्रिय रही हैं। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। वहाँ लोग बताते हैं कि 8 बार उन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं, किसी न किसी बहाने वो हर गाँव तक पहुँची हैं। लड़ाई अमेठी में भी है, रायबरेली में भी है।
रायबरेली में कुछ अपर हैंड राहुल गांधी को मिल सकता है। इसी फेज में बुंदेलखंड की उन सीटों पर चुनाव होने हैं जो कभी बसपा का गढ़ होती थी, लेकिन बीते 2 चुनाव में भाजपा वहां पर अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया है। इस बार क्या बसपा वहां का प्लेयर है? इंडिया अलायंस होने के बाद सपा और कांग्रेस की किस तरह की एज है, या बीजेपी वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है? हमारे साथी चंद्रभान इस पर टिप्पणी करेंगे। रोहित जी, मैं बताऊं कि बुंदेलखंड का समीकरण इस बार बदला हुआ है। वहां की चारों सीटें अभी तक भाजपा के पास हैं, लेकिन वहां बसपा फैक्टर हावी है। मैं सीट वाइज आपको बताता हूं कि जैसे आप झांसी को लें, झांसी में बसपा ने कुशवाहा बिरादरी के उम्मीदवार को उतारा है। जैसा कि वहां लोगों ने बताया कि कुशवाहा 100% पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के साथ थे। तो वहाँ चूंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, अलायंस है, तो वहाँ कांग्रेस के प्रदीप जैन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो मैदान में है। तो कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। अब आते हैं बांदा सीट पर। बांदा सीट लंबे समय से मतलब वहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे हैं या दूसरी पार्टी के भी जो जीते हुए सांसद चुने गए, ब्राह्मण चुने गए हैं, और ब्राह्मणों का वोट बैंक भी वहाँ अच्छा खासा है। इस बार चूंकि वहाँ बीजेपी ने आर के पटेल पर दोबारा दांव लगाया है, समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ कृष्णा पटेल को मैदान में उतारा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने पुरुषोत्तम द्विवेदी के बेटे हैं मयंक द्विवेदी, युवा हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और युवाओं के बीच उनकी छवि थोड़ी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण अपनी सीट, मतलब जैसे होता ना कि वोट, चूंकि रेगुलर हमारी सीट रही है, तो ऐसे में ब्राह्मण मतदाता अभी तक का जो सीन है वो मयंक द्विवेदी की तरफ प्रभावित है। यही वजह है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अमित शाह दोबारा जनसभा करने आए हैं। यानी चुनाव सब सीटों पर ट्रायंगल है और किसी के लिए आसान नहीं है। जी, मैं बता रहा हूं। तो बांदा की स्थिति ये हुई। अब आप आ जाइए हमीरपुर। हमीरपुर में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल 2 बार सांसद चुने गए, लेकिन उस वक्त लोधी वोट था जो वो 100% बीजेपी के साथ था। इस बार समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र कौशाम्बी और फतेहपुर जैसी सीटें हैं जो गढ़ कभी किसी का नहीं रही हैं, वहां पर प्रत्याशियों की जीत हार अदला बदली करती रहती है। इस बार वहां पर चुनाव किन मुद्दों पर है, और चुनाव क्या इन सीटों पर त्रिकोणीय है या आमने सामने की लड़ाई है? अजीत जी। देखिए रोहित, कौशाम्बी और फतेहपुर में भी यूपी के बाकी हिस्सों की तरह ही मुद्दे वही हैं जो और यूपी के और सीटों पर हैं। लेकिन यहाँ भाजपा, हम देखें कौशाम्बी सीट की बात करें तो भाजपा ने मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को उतारा है, और जिनके खिलाफ मतदाताओं में थोड़ी बहुत नाराजगी बताई जा रही है। कई कारणों से वो नाराजगी है। और सपा ने यहाँ एक प्रयोग करते हुए एक युवा उच्च शिक्षित जो वहाँ विधायक है मंजनपुर से, इंद्रजीत सरोज, उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतारा है। और इस बार की लड़ाई जो है वो पिछली बार से इस मायने में भिन्न है, क्योंकि जो पुष्पेंद्र सरोज है वो एक कांटे की टक्कर देने की स्थिति में वहाँ है। तो इसलिए हम अगर बात करें कौशाम्बी की तो ये नहीं कहा जा सकता कि ऊँट अभी किस करवट बैठेगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी अच्छा लड़ रहे हैं। लड़ाई आमने सामने की है। 5वें चरण आते आते चुनाव अवध में आ गया है। अवध वो स्थान है जहां पर राम मंदिर है। देश की पूरी पॉलिटिक्स यहां से तय होती है। चुनाव जिस तरह से शुरू हुआ था और अब चुनाव जहां पर खड़ा है, इस पर क्या अंतर है, और अवध क्या आगे की सीटों के भी मुद्दे तय करेगा? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी, अवध में चुनाव आते आते ये आरक्षण का, संविधान का मुद्दा बहुत तेज हो गया है, और अपने बिल्कुल कहिए कि विस्फोटक रूप में ये सामने आया है। आगे के फेज़ में भी ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जो लोगों को, मतदाताओं को वो मोबिलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ की देखे जाए तो कुछ न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि देश के लिए सुपर हॉट सीटें जी, अमेठी है, रायबरेली, इसके अलावा लखनऊ की सीट है। तो लखनऊ का जो वोटर का मिजाज बिल्कुल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय से देखा जाए तो ये जाति और धर्म का फैक्टर यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ का थोड़ा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव वोटर है, तो उसका अपना सोच अलग है। यहाँ पर कोई ऐसी फाइट दिखती नहीं, सिर्फ मार्जिन देखना होगा। अमेठी में जैसा महेंद्र जी ने बताया कि पुश्तैनी उनके जो करीबी हैं वो हैं, कहीं ना कहीं गांधी परिवार का सपोर्ट उनके साथ में है। रायबरेली की सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक सीट है, इस पे राहुल गांधी आए हुए हैं।
और आखिरी समय में तय हुआ। और सोनिया गांधी लास्ट टाइम जो अभी पब्लिक मीटिंग 2 दिन पहले हुई है, उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इमोशनल कार्ड चला है, तो वो कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ा रहा है। दूसरी बात ये भी हुआ है कि एक टर्निंग पॉइंट है कि मनोज पांडे एक कद्दावर नेता हैं उस क्षेत्र के, और ब्राह्मणों में उनका अच्छी पकड़ है, उनको बीजेपी अपने पाले में ले आई है, तो वो उसने भी मुकाबला बहुत रोमांचक कर दिया। इसके अलावा ब्रजभूषण की सीट है जिस पर भी देश भर की निगाह लगती है कि चाहते ना चाहते हुए अपने परिवार में टिकट ले आए हैं, तो इसका क्या अंजाम रहने वाला है। लखनऊ बीजेपी की कंफर्टेबल सीट रही है। वाजपेयी जी के ज़माने से लेकर राजनाथ सिंह वहां पर कई बार जीत चुके हैं। आप फील्ड पे रहे हैं अमित जी, इस बार का चुनाव राजनाथ सिंह के बाकी 2 चुनावों से कैसे अलग है? क्या उनके लिए मुकाबला कहीं टफ हो रहा है? इस सीट का मिजाज कुछ ऐसा है कि 18% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम हैं, इतने ही लगभग 18% से ज़्यादा ही SC वोटर हैं, OBC की संख्या इससे ज़्यादा है, और 38% लगभग सवर्ण मतदाता हैं। वोटों के बंटवारे की यदि बात करें तो जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम प्लस अदर्स को साथ लेने की कोशिश में हैं। हालांकि सरवर मलिक जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो उनकी रस्सी को पीछे खींच रहे हैं, उनकी वोटों में सेंध लगा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है वो एक दूसरे के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, और इसका फायदा सीधा राजनाथ जी को मिलता नजर आ रहा है। उससे सटी हुई सीट जो है मोहनलालगंज की, जी, वहाँ की कैसे समीकरण है? मोहनलालगंज सुरक्षित सीट है, लेकिन वहाँ कोई भी इस समय सुरक्षित नहीं है, वहाँ स्थानीय नाराजगी बहुत है। दूसरा बड़ा असर वहाँ फलपट्टी क्षेत्र का है। फलपट्टी क्षेत्र के जो बागबान हैं उनका कहना है कि बहुत बड़ा कारोबार यहाँ होता था, लेकिन धीरे धीरे बागों का रकबा घट रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए योजनाएं कम हैं, तो इसका कुछ असर वहाँ आ सकता है। इसी सीट पर फैजाबाद में चुनाव होना है। फैजाबाद सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन 2009 के चुनाव में वहां कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इंडिया अलायंस सपा और कांग्रेस के आने के बाद क्या किसी तरह की लड़ाई में ये सीट है, या बीजेपी का अपर हैंड है वहां पे? नहीं, वहाँ लड़ाई है। वहाँ समाजवादी पार्टी ने 9 बार के विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे हैं अवधेश प्रसाद जी, उनको उन्होंने उतारा है। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि समाजवादी पार्टी में जो पिछले लोकसभा चुनाव लड़े थे आनंद सेन, उनको 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी ने उनको वोट नहीं दिया। तो उनके भाई अरविंद सेन जो पूर्व DIG रहे हैं, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आ गए हैं। वहाँ यादव नारा दे रहे हैं कि अगर इस बार यादव की सीट, जिसमें यादव मौका मिलता था, अगर पासी के पास चली गई तो फिर उनका क्या होगा। तो यादव मतों का बंटवारा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अखिलेश यादव ने सोच करके वहाँ टिकट दिया था कि पासी वोट हमारे पास सारे आ जाएंगे और यादव हमारे हैं, तो यादव में बंटवारा हो रहा है। तो यादव में बंटवारे का ज़्यादा हिस्सा बीजेपी की ओर जा रहा है। पॉइंटेड सवाल आपसे कि क्या बसपा अपना गढ़ बुंदेलखंड में बचा पाएगी, या चुनाव आमने सामने होने पर बसपा का कोर वोटर भी किसी न किसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, बसपा का कोर वोटर जो है एक्चुअल में, देखिए आप जैसे आप उदाहरण के लिए जालौन सीट देखें, जालौन सुरक्षित सीट है, वहाँ कोरी, अहिरवार और गौतम 3 तरह के कैंडिडेट हैं। तो जो बसपा का कोर वोट बैंक है वो तो बसपा के साथ है, लेकिन जो दूसरी जातियां हैं उसमें तोड़ फोड़ बहुत जबरदस्त है जी। तो ऐसी स्थिति में मतलब बसपा वहाँ सीट निकाल पाएगी इस पर संशय है, लेकिन वो दूसरों का खेल बिगाड़ रही है। फतेहपुर वो सीट है जहां पर सपा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सपा ने उसको प्रतिष्ठा का विषय बनाया है, या एक आम सीट की तरह उस चुनाव को ट्रीट कर रही है? देखिए रोहित, जो जिस तरह की तैयारियां फतेहपुर में चल रही हैं उसमें लगता तो नहीं कि बहुत ज़्यादा तैयारियां या प्रतिष्ठा का सवाल उस तरह से सपा ने बनाया है, जैसे मैनपुरी को, जैसे फिरोजाबाद को, जैसे कन्नौज को बनाया है, उसके समान तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, यह है कि नरेश उत्तम पटेल एक अनुभव, जो स्थिति वहाँ है इस बार पिछले बार की तुलना में काफ़ी समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। मैं कई गाँवों में गया था, पासी समाज का जहाँ ज़्यादा है वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी लोग इस बार PL पुनिया के लड़के तनुज पुनिया जो लड़ रहे हैं उनके प्रति उन लोगों में थोड़ा सा झुकाव इस बार देखने को मुझे मिला। उसकी वजह है कि उपेंद्र रावत जो मौजूदा सांसद थे, इनका टिकट काटा गया है, उनके खिलाफ लोगों में बड़ा आक्रोश है अभी भी। और PL पुनिया के लड़के तनुज पुनिया के बारे में लोगों का ये कहना है कि ये ऐसे हैं कि 5 साल हारने के बाद भी 5 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया जो हमारे दरवाजे नहीं आए, सक्रिय रहे हैं। तो ये बड़ा कारण एक दिख रहा है।
क्या ये चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल की तरफ बढ़ गया है? क्या ये फेज आते आते एक नेशनल नैरेटिव नहीं बचा है? हर सीट के अपने अलग मुद्दे हैं, हर सीट की अपनी जाति निशानदेही है। अंत में वोटर अपने जाति के वोटर को, अपने जाति के प्रत्याशी को ही वोट करने वाला है और अभी कुछ गेस नहीं कर सकते कि चुनाव किस तरफ जाए। मुद्दे जैसा कि आप देखिए, शुरू से ही जो तय मुद्दे थे वो नहीं दिख रहे हैं। आरक्षण का, संविधान का, जातीय प्रतिनिधित्व, ये मुद्दे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ उभरे हैं। और ये मज़े की बात देखिए, अभी हाल फिलहाल की जो खबरें आ रही हैं, अभी आज ही छपा है कि डेमोक्रेसी इंडिया में सबसे बेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा दिया गया पिछले 5 सालों में, या कि जीडीपी, अभी इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट है कि जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है। ये चुनाव में इनकी चर्चा नहीं, जाति, धर्म, ये मुद्दे हो गए। और इसमें मंडल कमंडल वाली जो बात की आपने, देखना होगा सबसे ज़्यादा देखने वाली बात इसमें ये होगी बीएसपी का वोट बैंक कहाँ जाता है, कितना अपने पास बचा पाती, कितना वो शिफ्ट हो रहा है। अभी तक ये देखा जा रहा था कि लाभार्थी वर्ग होने के कारण बीजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये संविधान और आरक्षण में हिस्सेदारी का जो मुद्दा विपक्षी गठबंधन ने छेड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं दलित उसकी तरफ खिसकता हुआ सा दिख रहा है। कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तर्ज पे लड़ा। कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को दिए। कांग्रेस को उस अनुरूप सफलता वहां पर नहीं मिली। उसके कई प्रत्याशियों ने जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या इन चुनावों में महिला और युवा भी एक महत्वपूर्ण वोटर है? महिलाओं के अपने अलग मुद्दे हैं, पेपर लीक के अपने अलग मुद्दे हैं, नौकरियों के अपने अलग मुद्दे हैं। इस बारे में हमारी साथी गौरी भी साथी पत्रकारों से बात करेंगे। गौरी, क्या कितना इफेक्ट ये पेपर लीक वाला मामला डालने वाला है? देखो गौरी, ये बहुत अहम मुद्दा है। आज ही मेरी जो है सपा के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात हो रही थी, वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही थी, और उनका भी कहना था कि ये पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जो हर जाति और हर धर्म के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके बीच हमारी पैठ बना रहा है। और हम लोग भी जब ग्राउंड पर गए हैं तो हम देख रहे हैं कि बेरोजगारों के बीच पेपर लीक को लेकर गुस्सा है। महिलाओं के क्या इस बार मुद्दे हैं? देखिए, महिलाओं के मुद्दे एज सच हम कहें तो पिछली बार भी मैंने एक बार डिबेट में ये बात कही थी कि महिलाओं के मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से इस चुनाव में भी उभरते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो कोई ऐसे इशू बन रहे हों जो चुनाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित करें। ये मुद्दे कुछ पढ़े लिखे महिलाओं के बीच हो सकते हैं और हो सकता है उनमें से अधिकांश वोट देने ही ना जाती हो। जी सर, आपसे जानेंगे सर, बेरोजगारों के इस बार क्या मुद्दे हैं? एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा तो है, चर्चा भले नहीं हो रही, कोई नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष से भी ये बात आ रही है कि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रूम कर रहा है, इंडस्ट्री इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसमें रोज़गार के मौके निकले हैं, लोगों को मिल रहे हैं। और मुद्रा योजना जैसी स्कीम का भी हवाला दिया जा रहा है कि उससे भी हमने एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को दिया है। तो सरकार के पक्ष से ये कह रहा, कहीं किसी हद तक ये बात सही भी है कि नौकरी के लिए सिर्फ हमें दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, रोज़गार मतलब सरकारी रोज़गार, स्वरोज़गार भी है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है तो वो भी गौर करना चाहिए। जी, एक सर चर्चा के दौरान ये भी निकला था कि महिलाओं के मुद्दे तो तब होंगे जब वो अपने विचार से, अपने मत से निर्णय लेकर मतदान करेंगी। सर, इस पर क्या व्यू है कि ये अगर तुलना हम करें शहर और ग्रामीण महिलाओं की, इस पर सर आपका क्या विचार है कि महिलाएं किसी के कहने पर ही मतदान कर देती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कतई नहीं। महिलाएं अपनी स्वतंत्र सोच है, उस पर ना दबाव बनाया जा रहा है और ना दबाव में आती है। ट्रिपल तलाक के फैसले जब हुआ था तो उसने कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को, मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित किया था, और वो रिजल्ट में भी देखने में आया था। तो ऐसा नहीं है, और महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। अभी सीट प्रतिनिधित्व को लेकर फैसला हुआ है, अगले चुनाव में शायद तस्वीर बदली हुई होगी, महिलाओं की आवाज़ तेज हो रही है, सुनी जा रही है। जी, इस पूरी चर्चा का सार तो ये है कि जितनी तेज गर्मी है उतनी ही तेज चुनावी चर्चा और ये सरगर्मी, आरोप प्रत्यारोप, दांव पेच,
के इस पूरे चुनावी समर में ये निकला है इस चुनावी चर्चा से कि ये चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। आप देखते रहें अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।